हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 10वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 9 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के बारे में कि पर परागण होता क्या है। आपको मैंने इससे पहले वाले सेशन में बताया था परागण के बारे में, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, जिसमें मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण के बारे में बता दिया था। और स्व परागण के लिए पौधे में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले सेशन में बता दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए और तब इसके बाद इस सेशन को लेंगे तो आपको हर बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करेंगे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधे में कौन कौन से अनुकूलन होने जरूरी होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कितने प्रकार का होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पर परागण जो पॉलिनेशन था उसमें हम बात करने वाले हैं पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की। अब पर परागण होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि पर परागण में किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो पौधे दिखा रखे हैं जो एक ही जात के हैं। मान लीजिए पौधा है गुलाब का। अब ये गुलाब का मान लीजिए पुष्प है, तो इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल रहे हैं और ये कहां पर जा रहे हैं, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर। क्लियर है इतनी बात। तो किसी एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब परागकण जाते हैं तो इसे बोला जाता है क्या, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, यानी कि पर परागण के लिए पौधे में कौन कौन से अनुकूलन होने जरूरी है, यानी कि पौधे में ऐसा कौन सा गुण हो जिसके कारण पर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि पुष्प एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होना जरूरी होता है। यानी कि पर परागण अगर किसी पुष्प में हो तो उसके लिए पुष्प एक लिंगी होना चाहिए। जैसे अगर बात करें तो किसी पुष्प में या तो केवल इसका नर भाग ही हो, यानी कि या तो पुंग केसर ही मौजूद हो, या तो किसी पुष्प में केवल स्त्री केसर ही मौजूद होना चाहिए। दोनों यानी कि पुंग केसर और स्त्री केसर एक पुष्प में नहीं होने चाहिए। तो याद रखिएगा, पर परागण के लिए पहला कंडीशन है कि पुष्प एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन से पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं या कौन से पौधे एक लिंगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा पपीता, यानी कि जो पपीते का पौधा होता है ये कैसा होता है, एक लिंगी होता है। इसमें जो पुष्प होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। उनमें या तो केवल नर भागी होगा या तो केवल मादा भागी होगा। इसका बाद दूसरा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ताड़ का वृक्ष, यानी कि जो ताड़ का वृक्ष होता है उसमें भी पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। या तो उनमें केवल या तो स्त्री केसर ही होगा जो मादा जन्म भाग होता है पुष्प का, या तो पुंकेसर होगा जो कि पुष्प का नर जन्म भाग होता है। तो पहला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। तो यहाँ पर लिख रहा है कि पुष्प में विषम काल परिपक्वता होने पर, यानी कि डाइकोगैमी होने पर क्या होता है, पर परागण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें पुष्प में विषम काल परिपक्वता, विषम काल परिपक्वता का मतलब होता है कि पुष्प में या तो पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाए या तो पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाए, दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होने चाहिए। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा अंजीर। ये जो अंजीर का पौधा होता है इसमें स्त्री पूर्वता पाई जाती है। स्त्री पूर्वता का मतलब होता है कि अंजीर के पौधे में जो पुष्प होता है उसमें जो इसका स्त्री केसर होता है वो पहले ही परिपक्व हो जाता है, किसके बजाय, पुंकेसर के बजाय, यानी कि इसमें पुंकेसर से पहले स्त्री केसर ही परिपक्व हो जाता है। अब बात करते हैं गुड़हल की। तो गुड़हल में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है पूर्वता, यानी कि इसमें स्त्री केसर से पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाता है। अब सोचिए अगर कोई स्त्री केसर परिपक्व हो गया है और पुंकेसर परिपक्व नहीं हुआ है तो स्त्री केसर क्या करेगा, इंतजार करेगा किसका, परागकण का। और परागकण आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पौधे में पुंकेसर परिपक्व नहीं हुआ है। इसीलिए किसी दूसरे पौधे के परागकोश से परागकण आएगा और इसके वर्तिकाग्र में गिरेगा और परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो दूसरा कंडीशन भी याद रखिएगा कि पुष्प में विषम काल परिपक्वता होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है उन्मिल्य परागणी पुष्प, जिसको हम कैज्मोगेमी बोलते हैं। तो कैज्मोगेमी मतलब होता है उन्मिल्य परागणी पुष्प, यानी कि इसमें जो पुष्प होते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो पुष्प का बोल सकते हैं नर भाग होता है और मादा भाग होता है वो दोनों खुले होते हैं। यानी कि आपको बताया था इससे पहले जब मैं 100 परागण बता रहा था उसमें बताया था मैंने कि अनुन्मिल्य परागणी पुष्प यानी कि क्लिस्टोगेमी, जिसमें क्या था, जो पुष्प का दल पुंज था वो पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन भाग को ढके हुए था।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्मील्य परागणी पुष्प है, यानी कि कैजमोगैमी है। इसमें जो पुष्प का नर जन्म भाग होगा और मादा जन्म भाग होगा वो किसी भी दल पुंजी या बाह्य दल पुंजी से ढका नहीं होता है। क्लियर है। अभी यह अवस्था पाई किसमें जाती है, तो याद रखिएगा ये पाया जाता है कोमेलिना में और वेलियो में, और फिर आपका जो ऑक्जेलिस पौधा होता है इसमें पाया जाता है कौन सा कंडीशन, उन्मील्य परागणी पुष्प या कैजमोगैमी का। अब हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन की, जो तीसरा नहीं चौथा कंडीशन है। चौथा कंडीशन है कि विषम वर्तिकार्क यानी कि हेटेरोस्टाइल। अब विषम वर्तिकार्क का मतलब क्या होता है कि इसमें जो पुष्प होता है उसका जो वर्तिका होता है वो या तो लंबा हो जाएगा या तो छोटा रहेगा, यानी कि कभी भी वर्तिकाग्र और जो बोल सकते हैं परागकोश की ऊंचाई होती है वो एक दूसरे के समान नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है, अगर परागकोश से परागकण निकलते भी हैं तो परागकण वर्तिकाग्र पर न गिर करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से पर परागण हो जाता है। तो ये जो विषम वर्तिकार्क तो है या हेटेरोस्टाइल अवस्था है ये पाया जाता है प्रिमरोज में और इसके अलावा चमेली में। क्लियर है बात। और आखिरी आपका जो कंडीशन होता है उसको हम बोलते हैं स्वबाध्यता या सेल्फ स्टेरिटी। अब ये जो स्वबाध्यता होता है इसमें क्या होता है, जो पुष्प का परागकण निकलता है परागकोश से वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर तो जाता है, लेकिन वर्तिकाग्र उसे परागनलिका या बोल सकते हैं पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं करने देती है। अब जब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा नहीं तो जाहिर सी बात है नर युग्मक कहाँ नहीं पहुंचेगा, बीजांड तक पहुंचेगा नहीं, और इस वजह से स्वपरागण होने की संभावना नहीं रहेगी। इसी वजह से अगर स्वबाध्यता पौधों में मिलती है तो ये क्या होते हैं, इनमें पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। अभी यह अवस्था पाई जाती है किसमें, आलू में और आर्किड में। तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे अनुकूलन थे पौधों में जिसकी वजह से पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन है ये कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा अगर बात करें पर परागण की तो ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो अजैविक माध्यम से, यानी कि अजैविक माध्यम यानी कि ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर जिसकी वजह से परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। क्लियर है बात। और जो दूसरा कंडीशन होता है उसे हम बोलते हैं जैविक माध्यम यानी कि बायोटिक फैक्टर्स। तो अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स यानी कि अजैविक माध्यम और जैविक माध्यम दोनों ही तरीकों से पर परागण की संभावना हो सकती है। अब बात करें अगर अजैविक माध्यम में तो याद रखिएगा इसमें जो पुष्प होते हैं उनमें वो गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं और मकरंदहीन होते हैं। यानी कि जो अजैविक माध्यम से पर परागण होगा उसमें पुष्प जो होंगे उनमें किसी प्रकार का रंग नहीं होगा, यानी कि वो बेरंग होते हैं, उनमें गंध भी नहीं आएगा किसी प्रकार का, और वो मकरंदहीन होते हैं यानी कि उसमें भोज्य पदार्थ नहीं उपस्थित होते हैं। इसी वजह से अब बात करें दूसरे कार्ड की तो पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और वर्तिकाग्र जो होता है उनका चिपचिपा होता है। अब चिपचिपा क्या है वर्तिकाग्र, क्योंकि जब परागकण किसी माध्यम से आएंगे जैविक माध्यम से या तो हवा के जरिए आएंगे या तो पानी के जरिए आएंगे तो आसानी से इसके वर्तिकाग्र पर चिपक सके, इस वजह से क्या होता है इनके वर्तिकाग्र चिपचिपे होते हैं। अब बात करते हैं परागकण की। तो अजैविक माध्यम में जो परागकण होते हैं वो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं, जिसकी वजह से ये वायु अथवा जल में आसानी से तैर सकते हैं, वायु में आसानी से उड़ करके किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकते हैं। और बात करते हैं तो जो परागकण होते हैं बहुत अधिक संख्या में बाहर निकलते हैं। तो ये कुछ ऐसी अवस्थाएं थी जिसकी वजह से अजैविक माध्यम में पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करें तो अजैविक माध्यम दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है वायु परागण जिसे हम एनीमोफिली बोलते हैं और दूसरा होता है जल परागण जिसे हाइड्रोफिली बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करें वायु परागण की तो वायु परागण यानी कि एनीमोफिली किसमें पाया जाता है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा धान में पाया जाता है, बांस में, मक्के में, नारियल में और खजूर में। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कैसा पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है, यानी कि इनके जो परागकण होंगे वो वायु में तैरते हुए कहाँ पर जाएंगे, किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। क्लियर थी बात। अब यहाँ पर देखिएगा एक एग्जांपल है, यहाँ पर लिखा है चीड़ या पाइनस का वृक्ष। तो ये जो चीड़ का पौधा होता है इसमें जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं, पंखयुक्त होते हैं, यानी कि इनमें ऐसे धागेनुमा कुछ इस तरीके से परागकण होगा और इसमें कुछ इस तरीके से धागेनुमा संरचना निकली होती है, जिसकी वजह से ये बहुत अधिक दूरी तक क्या होते हैं, वायु में जा पाते हैं या वायु में चल सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं जल परागण की। तो अगर जल परागण या हाइड्रोफिली की बात करें तो इनमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो जल परागण कहाँ हो, जल के ऊपर हो जिसे हम अधोजल परागण बोलते हैं, यानी कि एपी हाइड्रोफिली बोला जाता है, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अधिजल परागण यानी कि परागण जल के अंदर हो जिसे हम हाइपो हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो अधोजल परागण में क्या होता है, ये इसका एग्जांपल है वेलसनेरिया, यानी कि वेलसनेरिया जो पौधा होता है ये पाया तो जल में जाता है लेकिन परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर होती है, इसी वजह से इसको किसमें रखा गया है, अधोजल परागण में। तो अधोजल परागण का एग्जांपल कौन सा पौधा रहेगा, वेलसनेरिया, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका अधिजल परागण। तो अधिजल परागण का एग्जांपल है सेरेटोफिलम, ये जो पौधा है आपका इसमें अधिजल परागण पाया जाता है। और इसके बाद जियोस्टोरा, तो
तो ये जो दो पौधे हैं इसमें कैसा पाया जाता है, अधिजल परागण, यानी कि ये पौधे जल में ही पाए जाते हैं और परागण भी कहां पर होगा, जल के अंदर होता है। तो ये दो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं जैविक माध्यम में यानी कि बायोटिक माध्यम की। तो अगर हम बायोटिक माध्यम की बात करें तो इसमें याद रखिएगा जो पुष्प होते हैं वो गंधयुक्त होते हैं, यानी कि इनमें किसी प्रकार का गंध आएगा, सुगंधित होंगे, क्लियर है इतनी बात। और इसके बाद ये रंगयुक्त होते हैं, यानी कि ये अलग अलग रंगों में पाए जाएंगे। और रंगयुक्त किस कारण होते हैं, तो दलपुंज के कारण होते हैं, यानी कि हरे नीले पीले अलग अलग कलर कौन प्रदान करता है पुष्प में, उसका दलपुंज वाला भाग प्रदान करता है। और इसके बाद ये मकरंदयुक्त होंगे, यानी कि नेक्टर से ये परिपूर्ण होंगे, इनमें भोज्य पदार्थ पाए जाएंगे जिसकी वजह से जीव जंतु इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और अब बात करें इसके परागण की, तो परागण कैसे होते हैं, ये बहुत कम संख्या में बाहर निकलते हैं। क्यों, क्योंकि परागण कम संख्या में इसलिए बाहर निकलते हैं क्योंकि इसको किसी जीव द्वारा क्या किया जाएगा, एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाया जाता है। अब बात करें जो आपका बोल सकते हैं जैविक माध्यम में पर परागण होता है वो किन किन माध्यमों से हो सकता है। तो पहला है कीट परागण जिसे हम एंटीमोफिली बोलते हैं। तो कीट परागण में क्या होता है, जो आपके 80% आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं उनमें कैसा परागण पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कीटों में मधुमक्खियां आती है, तितली आती है और चींटी आती है। अगर बात किया जाए इन तीनों में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कीट परागण कौन सा जीव करता है, तो याद रखिएगा जो मधुमक्खी होती है इसके माध्यम से सबसे ज्यादा कीट परागण होगा, उसके बाद तितली आएगी, इसके बाद चींटी आता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि एक्के नामक एक्का नामक पौधा होता है, यानी कि एक्का क्या है, एक पौधे का नाम है। इसमें एक जीव पाया जाता है जिसे हम मॉथ बोलते हैं। तो यक्के के पौधे में जो पुष्प होता है वो उल्टा होता है, यानी कि पुष्प का जो मुख वाला भाग होगा वो नीचे की तरफ होता है, जिसके अंदर ये मॉथ नामक कीट जो होता है अपने अंडे दे देता है। अब अंडे दे दिया है तो अंडे को इससे सुरक्षा मिल जाता है और इसे पोषण भी मिल जाता है। तो याद रखिएगा जो मॉथ होता है वो अपने अंडे को यक्के नामक पौधे के पुष्प के अंदर देता है, और जो पुष्प का परागण होता है वो यक्के के माध्यम यानी कि इस कीट के माध्यम से क्या होता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस वजह से यक्के का पौधा और मॉथ के बीच कौन सा संबंध दिखाई देता है, सहजीवी संबंध, या बोल सकते हैं सिम्बायोसिस दिखाई देता है। क्लियर है बात। तो ये सहजीवी संबंध दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि यक्के का पौधा जो होता है वो उसका जो पुष्प होता है उसमें जो मॉथ होता है अपना अंडा दे देता है और उसको सुरक्षा मिल जाता है, और बदले में मॉथ क्या करता है, इस यक्के के पौधे के जो पुष्प के परागण होते हैं उसको किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंचा देता है। अब आगे बात करें तो आपका आता है पक्षी परागण जिसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो अगर पक्षी परागण की बात करें तो यह पाया जाता है हमिंग बर्ड द्वारा, यानी कि धरती पर बहुत सारी पक्षियां मौजूद होती हैं जिनमें से केवल कुछ गिने चुने ही पक्षी द्वारा पर परागण पाया जाता है, जिनमें से एक एग्जांपल है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। देन आपका आता है घोंघा परागण जिसे मलेकोफिली बोलते हैं। तो मलेकोफिली किसमें पाया जाता है, ये स्नेक प्लांट में पाया जाता है जिसे हम एरिसीमा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एरिसीमा या स्नेक प्लांट ऐसा पौधा होता है जिसमें घोंघा परागण देखने को मिलता है, यानी कि घोंघे द्वारा पर परागण की प्रक्रिया होती है। और आखिरी में आपका आता है चमगादड़ परागण जिसे हम कायरोपेटेरोफिली के नाम से जानते हैं। तो अगर हम चमगादड़ द्वारा पर परागण की बात करें तो यह पाया जाता है केले के पौधे में, अमरूद के पौधे में और कदम के पौधे में। तो ये कुल मिला जुलाकर आपके पर परागण के प्रकार थे। तो आज आपने समझा कि पर परागण क्या होता है और पर परागण के लिए पौधे में कौन कौन से अनुकूलन होने जरूरी होते हैं, इसके अलावा पर परागण के कितने कितने प्रकार होते हैं। तो आपको आशा करता हूँ सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।